हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5th लेक्चर रहेगा। 4th लेक्चर में अपन ने बोहर मॉडल स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने बात की थी कि बोहर मॉडल किन चीज़ों पे अप्लीकेबल रहेगा, कौन से स्पीसीज़ पे अप्लीकेबल रहेगा। तो वहाँ पे अपन ने बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए आपका बोहर मॉडल अप्लीकेबल है और कुछ पॉस्टुलेट्स की बात की थी। अब वो पॉस्टुलेट्स कौन कौन से थे कि भाई पहला पॉस्टुलेट या एक पॉस्टुलेट अपन ने बोला था कि भाई आपका जो भी एंगुलर मोमेंटम है mvr उसका वैल्यू क्या होगा आपका nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। दूसरी चीज़ क्या बोली थी वहाँ पे अपन ने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हुआ तो अपने पास क्या आया के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। और सिंप्लीफाई करके अगर अपन इसको लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं एम वी आर मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। और इसको और सॉल्व किया तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आया आपका एम वी आर। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर कितना लिख दिया 2। यहाँ तक समझे सारे लोग। अभी तक अपन ने क्या किया, जो बोहर मॉडल के दो पॉस्टुलेट्स अपन ने यूज़ किए। पहला पॉस्टुलेट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दूसरा पॉस्टुलेट क्या था आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तभी अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता रहेगा, न्यूक्लियस में नहीं आएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कब जरूरत पड़ी आपके पास कि भाई अपन बात करें कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की बात करें सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर दो इक्वल अमाउंट के फोर्स रहेंगे। एक फोर्स कौन सा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा क्या था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वापस पुराने नोट्स में रिवाइज देखना चाहो तो याद करो अपन ने ऐसा कुछ लिखा था। हाँ ये रहा, अपन ने लिखा था कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में क्या रहता है आपका प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा, उस पर दो फोर्स है। पहला कौन सा आया सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा क्या है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों को इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास दो एक्सप्रेशन आए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी आर। और इक्वेशन 1 से अपने को पता है कि भाई एम वी आर का वैल्यू क्या लिख सकते हो एन एच अपॉन 2 पाई। तो आपके पास वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई आया। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो क्या है आपका 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो वेलोसिटी का आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया जो किसके इक्वल होगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। यहाँ तक समझे सारे लोग, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग याद रखिए, स्टार बना के लिख लीजिए कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। कई बार क्या रहता है पेपर में डायरेक्टली आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आता है। अब अगर बात करें कि भाई अगर अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए कि भाई बोहर मॉडल यूज़ कीजिए, बताइए लिथियम आयन के लिए थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अपने को पता है कि भाई 2 क्या है कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू क्या होगा आपका पाई इज इक्वल टू 3.14। के आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻34। एच भी पता है ई भी पता है, तो अननोन क्या रहेगा
कि भाई जो चीज़ें या तो वेरिएबल बोल दो, इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है, z पॉसिबल है वेरिएबल, और दूसरा क्या हुआ आपका n। z का मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू रहेगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, z क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, n का मतलब क्या होगा आपका नंबर ऑफ सेल, n का मतलब क्या होगा आपका कौन सा सेल रहेगा उसकी अपन बात कर रहे हैं। अगर ये सारी वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो तो अपने पास एक एक्सप्रेशन आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू अपने पास कि भाई अपन ने 2 पाई के सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया तो अपने पास एक्सप्रेशन आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, और सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल रहेगा, बोहर मॉडल के लिए अप्लीकेबल रहेगा। बोहर मॉडल का मतलब क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बोहर मॉडल का मतलब क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे बोल सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका z बाय एन, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका z बाय एन। क्लियर हुआ सब लोगों के। और ये दोनों एक्सप्रेशन आप लोगों को मेमोराइज करने रहेंगे। पहला वाला क्या है आपका 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन आ जाए तो अपन बोलेंगे 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन। जेड अपने को पता ही है, जेड क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन का मतलब क्या होगा, कौन से सेल की बात कर रहे हो, एन का मतलब क्या हुआ, कौन से सेल की बात कर रहे हो। समझे, यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ऐसे भी बोल सकता है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो अपने को पता है हीलियम के लिए z का वैल्यू बताइए कितना रहेगा, 2 हुआ। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट, मतलब n इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया। तो आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इंटू जेड का वैल्यू कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये वैल्यू किस में होगा, मीटर पर सेकेंड। आगे आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अगर इसको सॉल्व कर दिया तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी है, थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी है, और किसके लिए है आपका हीलियम आयन। और एक और कंडीशन है कि ये फॉर्मूले किसके लिए रहेगा, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन में बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होता, तो वहाँ पे बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन में कि भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्वेश्चन अपन बाद में बात करेंगे कि भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करें कि भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या हो जाता है कि बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता। तो अपन वहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो, एक इलेक्ट्रॉन ये बोला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बोल दिया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो अगर, और ये बोल दिया अपन ने न्यूक्लियस। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका रिपल्शन। और बोहर ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अपने किसी भी कैलकुलेशन पार्ट में यूज़ नहीं किया। तो अपन बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन में बोहर मॉडल क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, जिसको बोहर ने अपनी कैलकुलेशन पार्ट में कंसीडर नहीं किया था। तो ये चीज़ भी समझ में आए सब लोगों को। तो एक नोट करके एक स्टेटमेंट पे लिख लीजिए कि बोहर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं कंसीडर करते, बिकॉज इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन वी हैव टू कंसीडर फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जो कि बोहर ने कंसीडर नहीं किया था। यहाँ तक समझे सब लोग। तो अभी तक अपन ने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज आता है, वेलोसिटी के बाद आता है आपका रेडियस। वेलोसिटी के बाद क्या आता है आपका रेडियस।
रेडियस की अगर अपन बात करें कि भाई रेडियस का मतलब क्या हुआ कि आपका सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस जिस सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या रहेगा। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगा आपका रेडियस, ये क्या होगा रेडियस। एन का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ सेल, एन का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ सेल। जेड का मतलब क्या होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड का मतलब क्या होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेडियस का एक्सप्रेशन अपन कैसे डेराइव करेंगे। ठीक है, तो रेडियस के लिए अपन बोलते हैं कि भाई अपन ने बोला था एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू क्या होगा एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि जैसे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था आपका 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच वाला, वो आप याद रखना। बट ऐसे ही रेडियस का एक्सप्रेशन आएगा जिसको आपको मेमोराइज नहीं करना। पेपर में क्या रहेगा, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप डायरेक्टली डेरिवेशन वाले पार्ट से सॉल्व करना, क्योंकि 5 सेकेंड 5 से 10 सेकेंड और लगेंगे, बट गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू क्या होगा एन एच अपॉन 2 पाई। मास पता है अपने को, वेलोसिटी पता है, अननोन क्या रहेगा सिर्फ रेडियस। तो अपन लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी का थोड़ी देर पहले अपन ने एक्सप्रेशन लिखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका एन एच, अपॉन क्या आ जाएगा एन एच। वेलोसिटी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा एन एच अपॉन 2 पाई एम मल्टीप्लाई बाय 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। और सिंप्लीफाई किया तो अपने पास क्या आएगा यही एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो अपने पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया, क्या है अपने पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई। रेडियस का एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी पेपर में रेडियस का एक्सप्रेशन पूछे आप सिंपली क्या करना एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई लिखना, वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, और आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ गया रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इनमें कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल है, क्या क्या वेरिएबल है। अपने को पता है h इज इक्वल टू क्या होगा प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। पाई इज इक्वल टू कितना होगा 3.14। मास किसकी बात कर रहा है, कौन रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है 9.1 इंटू 10⁻31। के का वैल्यू थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था 9 इंटू 10⁻9। ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अपन ने जो भी चीज़ें कांस्टेंट आए उनका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 4 पाई एम के ई स्क्वायर। अगर सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो अपने को क्या पता चला, अपने को पता चला कि आपका यह इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसमें वेरिएबल क्या रहेगा आपका एन स्क्वायर बाय जेड, कि भाई रेडियस किस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका जेड। एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ सेल, एन का मतलब क्या होगा आपका नंबर ऑफ सेल। जेड का मतलब क्या होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड का मतलब क्या होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये अभी तक जो भी फॉर्मूले अपन ने दोनों डेराइव किए हैं, दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आपके पास ये फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे। क्लियर हुआ। ठीक, अब अगर अपन क्या करें कि भाई इनकी सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो अपने पास एक और एक्सप्रेशन आएगा रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड मीटर।
एन स्क्वायर बाय जेड मीटर। ये वाला एक्सप्रेशन आप लोगों को याद करना रहेगा कि भाई आपके पास रेडियस का क्या एक्सप्रेशन रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाय जेड। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ। तो अभी इससे पहले अपन ने क्या लिखा था कि रेडियस से पहले अपन ने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नंबर सेकेंड जो आपको मेमोराइज करना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 2π/kz² क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। तो अभी इसके एक दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो कि अपन ने जो भी फॉर्मूलाज पढ़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कि भाई किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला अप्लीकेबल रहेगा। हीलियम आयन का मतलब क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो बोहर मॉडल अप्लीकेबल रहेगा। और रेडियस की बात कर रहे हैं तो अपने को पता है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, जेड। एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे हीलियम के लिए बात किया तो N1 इज इक्वल टू 2, Z1 इज इक्वल टू, हीलियम के लिए Z कितना रहता है आपका 2। हाइड्रोजन के लिए बात किया तो N2 इज इक्वल टू कितना आया, थर्ड ऑर्बिट मतलब N इज इक्वल टू 3। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना रहता है आपका 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा 1। तो अपन लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हीलियम आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाय Z1, N2 स्क्वायर बाय Z2, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका, हाइड्रोजन के लिए क्या है आपका 1, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका, क्लियर हुआ। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इसको सॉल्व किया तो अपने पास वैल्यू क्या आया, एक्सप्रेशन आया 2/9। इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आया 2/9। क्लियर हुआ सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले अपन ने इनके एन और जेड का वैल्यू लिखा, फिर अपने को पता है रेडियस का जो भी एक्सप्रेशन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, N1 स्क्वायर बाय Z1, N2 स्क्वायर बाय Z2। हीलियम के लिए 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर बाय 1, तो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या है आपका रेशियो 2/9। तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें, अभी एक क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क रहेगा आपका कि इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, इफ रेडियस ऑफ second orbit of lithium ion is x, then find the radius of first orbit of helium ion। हिंट के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ, अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/z। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा n/z। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक का वैल्यू दिया हो दूसरे का वैल्यू पूछे, तो आप रेशियो के बेसिस पे सॉल्व करना। ऐसा नहीं हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने लग जाए, नहीं, रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, एज ए होमवर्क। एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम and fifth orbit of carbon ion। Find the velocity ratio, या find the ratio of velocity of third orbit of hydrogen atom and fifth orbit of carbon ion। फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ क्या रहेगा आपका कार्बन आयन। ये आपका होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
एक और क्वेश्चन भी लिख लीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in थर्ड चल रहा है क्या, इसमें चेंज कर देते हैं, रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ क्या रहेगा आपका, लिथियम आयन। और इसमें अपने को क्या पूछ रहा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो अपन ने किसके बेसिस पे सॉल्व किया था, रेशियो के बेसिस पे सॉल्व किया था। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in first orbit of helium ion। एक और क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ क्या रहेगा आपका, हीलियम आयन। ये चार आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन रहेंगे। इतनी बात सब लोगों की क्लियर हुई, ठीक है। अब अभी तक कितने डेरिवेशन किए अपन ने, दो डेरिवेशन की बात की अभी तक, सिर्फ अपन ने दो डेरिवेशन पढ़े। कौन कौन से, एक रेडियस का डेरिवेशन पढ़ा था और दूसरा अपन ने बात किया था वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी के बाद आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में भी अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और अपन बात करेंगे टोटल एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा आपका, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा या नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। लिखा सब लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एनर्जी क्या रहेगा आपके पास। तो एक चीज़ अपने को पता है कि भाई जो भी टोटल एनर्जी रहेगा वो किसके इक्वल होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास और कुछ क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और कुछ क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो इतनी बात सब लोगों को क्लियर हुई कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो टोटल एनर्जी की, वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी है। और दूसरा अपन बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आपका रहेगा। तो अब अपन वैल्यू देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप लोगों को बोला था कि भाई साहब आप याद रखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखा था अपन ने, एन एच। डिवाइडेड बाई क्या लिखा था, एन एच। अगर यही वैल्यू अगर अपन सब्सटीट्यूट कर दे, यही वैल्यू अगर अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो अपने पास क्या रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। इस पूरे का क्या आया, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 1/2 एम इंटू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन क्या है आपका एन स्क्वायर और एच स्क्वायर आया। इतने में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो क्या, मास तो फिक्स है, 4 भी फिक्स, पाई भी फिक्स, के का वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लांक्स कांस्टेंट। तो अपन बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका, जेड स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, एन स्क्वायर। एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ शेल। एन का मतलब क्या होगा आपका, नंबर ऑफ शेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन समझे। इसको भी मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या याद रखना, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखना, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात सब लोगों के, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका वैल्यू होगा के जेड ई माइनस ई अपॉन क्या आएगा आपका आर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक नोट करके भी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा आपका, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे आप, 12th में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चैप्टर रहेगा, वहाँ पे डिटेल से आप ये चार्ज फोर्स वगैरह सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होता, अगर आर स्क्वायर लिख देते तो वो क्या बन जाता आपका, फोर्स बन जाता। आर स्क्वायर लिख देते तो क्या बन जाता आपका, फोर्स। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई सब लोगों के, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन रहेगा। तो अपने को एक एक्सप्रेशन पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल किया तो अपन लिख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही क्या किया अपन ने, डिवाइड किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी के। तो अब मेरे को बताइए कि भाई ये एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन रहेगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपने पास ये पता चल गया 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी आया, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी देर पहले लिखा था इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा आर, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा आपका आर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझे इतनी चीज़। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा आपका, जस्ट डबल रहेगा काइनेटिक एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा आपका, जस्ट डबल रहेगा काइनेटिक एनर्जी से। तो या ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर कोई बोले कि क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का अपन ने कैलकुलेट किया था, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, 2 से। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बट जो भी पेपर में अपने पास क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ के टोटल एनर्जी की बात करता है। वहाँ पे किसकी बात करता है, वो टोटल एनर्जी की बात करता है। तो अपन बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, माइनस 2 प्लस 1 तो क्या है आपका टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का वैल्यू किसके इक्वल आया आपका,
माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का वैल्यू किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसका अगर वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सप्रेशन आएगा अपने पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एक मिनट, इसका एक्सप्रेशन है 1/2 m इंटू 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। z स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है आपका n स्क्वायर। कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहेगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। पाई का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है 3.14। के का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। इस पूरे में बात करें तो वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ z और n। और z का मतलब क्या होगा, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और n इज इक्वल टू क्या होगा आपका नंबर ऑफ शेल। n इज इक्वल टू क्या होगा आपका नंबर ऑफ शेल। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझे सारे लोग। अगर अपन क्या करते हैं सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अगर अपन क्या करें मास, पाई, के, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लांक कांस्टेंट सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वैल्यू किस में अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू किस में बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अपने को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, 10 टू पावर माइनस 19 जूल। क्लियर हुआ इतना। अब फिर से अगर अपन बात करें कि भाई ये कौन सा एक्सप्रेशन आ गया जो अपने को मेमोराइज करना रहेगा, फोर्थ एक्सप्रेशन। ये कौन सा एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, फोर्थ एक्सप्रेशन आ गया जो कि अपने को याद करना रहेगा। और एक बार वापस से अपन डेरिवेशन वाली बात कर लेते हैं। अगर कोई बोले कि भाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगा आपका माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा आपका टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी पता चल गया। बट नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आता है अपने पास वहाँ पे जनरली वो टोटल एनर्जी की बात करता है। जनरली किसकी बात करता है, वो आपका टोटल एनर्जी की बात करता है। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अपन वापस से जो भी आज पढ़ा है वो चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एनर्जी एसोसिएटेड विद सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। फाइंड एनर्जी एसोसिएटेड विद सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। ऑर्बिट सेकेंड हुआ तो n का वैल्यू कितना होगा 2। z इज इक्वल टू हीलियम के लिए z कितना रहता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
2। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -13.6 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ नेगेटिव साइन, विथ क्या आया आपका, नेगेटिव साइन। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क में ये 4 क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात किया था कि भाई ये 4 क्वेश्चन एनर्जी रेशियो, होमवर्क में ये 4 क्वेश्चन रहेगा और आपका डीपीपी रहेगा, एक डीपीपी बोल दिया या होम असाइनमेंट करके आपका अपलोड किया हुआ रहेगा। ये चीज़ आप सॉल्व करना, इनके क्वेश्चन इनके आंसर वगैरह अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। आज के लेक्चर में अपन ने बात किया था, डेरिवेशंस की बात की थी। सबसे पहले अपन ने बात किया था वेलोसिटी का डेरिवेशन बात किया, फिर अपन ने रेडियस का एक्सप्रेशन लिखा और फिर अपन ने एनर्जी एक्सप्रेशन की बात की। फिर अपन ने किसके एक्सप्रेशन की बात की, एनर्जी एक्सप्रेशन की बात की। और आपको बोला था टोटल नंबर ऑफ 4 फॉर्मूलाज जो आए, जो अपने को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। तो एक बार और देख लेते हैं कि कैसे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। तो अपन ने बोला था mvr इज इक्वल टू क्या होगा, nh/2π, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। तो अपन लिख सकते हैं kz² इज इक्वल टू mv²/r। r से r कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया, kze² इज इक्वल टू mv² इसको लिख सकते हैं mvr मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू क्या आया, kze²/mvr। और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू किसके इक्वल होगा, nh/2π। और एक और चीज़ वहाँ पे पोस्टुलेट्स में अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में रिवॉल्व करता रहेगा उसका एनर्जी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट। उस सेल का एनर्जी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आया, v इज इक्वल टू 2πkze²/nh। और ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन बना जो कि आपको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। फर्स्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। सेकंड, इसमें बोला था कि भाई अगर जो भी कांस्टेंट है सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय z/n इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। इसके बाद अगला एक्सप्रेशन आया था आपके पास रेडियस का एक्सप्रेशन, और आप लोगों को बोला था रेडियस में आपको ये फॉर्मूला जो अजीब सा फॉर्मूला आया था n²h² 4π, ये याद रट्टा नहीं लगाना। आप नॉर्मल क्या करना, एंगुलर मोमेंटम लिखना, mvr इज इक्वल टू nh/2π, वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा n²h²/4π²mkze²। जो भी कांस्टेंट रहेगा उनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वेलोसिटी रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय n²/z। मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, n²/z। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है जिससे जनरली क्वेश्चन आते हैं, वो रहेगा आपका एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जीज। एनर्जी कौन कौन सी रहेगी, 3 एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो अपन बोल सकते हैं टोटल एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि ये कोई भी आपका m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से अगर आपका मूव कर रहा है तो उस पर क्या होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और दूसरा एनर्जी क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों बोला कि अगर आपके पास r रेडियस से अगर q चार्ज का कोई भी ऑब्जेक्ट है रिवॉल्व कर रहा है आपका, तो आप क्या बोलोगे उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा।
जिसका वैल्यू क्या होगा आपका के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, उसका वैल्यू क्या होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। यहाँ पे Q1 क्या है आपका, Q1 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस Zi, Q2 क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा माइनस ई। तो काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है। और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या होगा आपका n और z, वेरिएबल क्या होगा n और z, ठीक है यहाँ तक। फिर अपन ने अगला पार्ट लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था अपन ने, याद करो अपन एक स्टेटमेंट लिखा था जब बोहर मॉडल्स के पॉस्टुलेट लिखे थे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या आया आपका एम वी स्क्वायर। फिर अपन ने क्या बोला कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से डिवाइड किया और 2 से ही क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास एक्सप्रेशन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा आपका काइनेटिक एनर्जी, जो किसके इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी अपने को पता है, थोड़ी देर पहले लिखा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस साइन नहीं है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या किया अपन ने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो उससे अपने को फाइनल में क्या पता चला टोटल एनर्जी आएगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा वो आपका नेगेटिव साइन में लिखेंगे अपन। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन सब की वैल्यू अपन सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास टोटल एनर्जी का फाइनल वैल्यू क्या आएगा माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी तक अपने पास कितने एक्सप्रेशन हो गए 4 एक्सप्रेशन हो गए, इनको आप अलग से 1 2 3 बार लिखना तो आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह याद हो जाएंगे।